31 मार्च की रात जब घड़ी में 12 बजते हैं तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। लेकिन ठीक 1 मिनट बाद जैसे ही 1 अप्रैल की तारीख शुरू होती है, भारत का पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम एक बहुत बड़े एक तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट से गुजरता है। बिल्कुल। पुराने नियम अचानक गायब हो जाते हैं और एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हाँ, और इस बार वित्तीय वर्ष 2026-27 अपने साथ बदलावों का एक ऐसा विशाल स्टैक लेकर आया है जो सिर्फ कागजी नहीं है। ये तय करने वाला है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, कैसे खर्च होगा और सबसे अहम बात, उसे कैसे ट्रैक किया जाएगा। इस बदलाव की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली है। आमतौर पर टैक्स या बैंकिंग में बदलाव धीरे धीरे होते हैं, लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशंस और सरकारी सर्कुलर्स आए हैं वे पूरे सिस्टम को मैनुअल से हटाकर ऑटोमेटेड और रियल टाइम की तरफ धकेल रहे हैं। और इसीलिए आज हम इन नए नियमों की तह तक जाएंगे। हमारे सामने न्यूज़ क्लिपिंग्स, बैंक सर्कुलर्स और टैक्स नोटिफिकेशंस का एक पूरा पहाड़ रखा है। इसमें इनकम टैक्स से लेके क्रेडिट कार्ड, सिबिल स्कोर और यहाँ तक कि ट्रेन के सफर तक के नियम शामिल हैं। जो कि काफी भारी भरकम इन्फो ओवरलोड हो सकता है। एग्जैक्टली। तो हमारा मिशन बहुत साफ है, इस इन्फो ओवरलोड को डिकोड करना और ये समझना कि असल में पर्दे के पीछे क्या बदल रहा है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि टैक्स और बैंकिंग की भाषा भले ही कितनी भी नीरस लगे, दिन के अंत में यही वो चीजें हैं जो हर इंसान की जेब पर सीधा असर डालती हैं। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं उस वर्ग से जो इन नियमों का सबसे ज्यादा इंतजार करता है, यानी सैलरीड क्लास। नौकरी पेशा लोग। हाँ, सोर्सेज को देखने पर पता चलता है कि सरकार ने HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस में कुछ भौगोलिक बदलाव किए हैं। जैसे 8 बड़े मेट्रो शहरों में ये लिमिट सैलरी का 50% कर दी गई है और बाकी शहरों में 40%। ये एक जरूरी एडजस्टमेंट था। लेकिन जो चीज सच में किसी झटके जैसी लगी वो है एजुकेशन अलाउंस का अपडेट। अरे हाँ, असल में ये बदलाव दशकों से पेंडिंग था। एजुकेशनल अलाउंस की जो लिमिट पहले तय की गई थी, वो आज के समय में पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुकी थी। वही तो, पहले ये छूट में है 100 रुपए प्रति माह हुआ करती थी। 100 रुपए में आज के दौर में शायद स्कूल की 2 अच्छी नोटबुक भी ना आए। बिल्कुल नहीं आती। और अब इसे बढ़ाकर सीधा 3000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये तो ऐसा है जैसे किसी बच्चे की पॉकेट मनी अचानक 30 गुना बढ़ा दी गई हो। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अगर इससे हम आज के महंगाई के इंडेक्स से जुड़कर देखें तो ये एक बहुत ही तार्किक कदम है। दशकों तक ये 100 रुपए की लिमिट सिस्टम में एक मजाक की तरह बनी हुई थी। हाँ, एकदम मजाक ही था। अब 3000 रुपए प्रति माह का मतलब है साल का 26,000 रुपए। आज के समय में स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्ट, इन सब खर्चों को देखते हुए ये एक ऐसा डिडक्शन है जिसका सीधा फायदा आम परिवारों को होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही कॉर्पोरेट जगत के लिए भी एक राहत दी गई है। साल में 15,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो कंपनियां दिवाली या परफॉर्मेंस बोनस के तौर पर वाउचर्स देती हैं, उनके कर्मचारियों के लिए ये एक बहुत ही क्लीन और टैक्स फ्री बेनिफिट बन गया है। अच्छा, और एक और चीज जो सोर्सेज में बहुत प्रोमिनेंट है वो है VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम को लेकर आया नया नियम। इसके मुताबिक अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है या उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो उसे मिलने वाला VRS का पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट लगता है मुझे। हाँ, और इस नियम के पीछे की वजह बहुत गहरी है। ये सिर्फ एक टैक्स बेनिफिट नहीं है, बल्कि ये आज के वर्कफोर्स के बदलते मिजाज की पहचान है। वो कैसे? देखिए, आज से 20 साल पहले लोग 60 साल की उम्र तक एक ही डेस्क पर बैठकर रिटायरमेंट का इंतजार करते थे, लेकिन आज मिड करियर बर्नआउट की बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग 40 की उम्र तक आते आते अपनी इंडस्ट्री बदलना चाहते हैं या कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। हाँ, ये तो काफी आम हो गया है आजकल। तो अगर कोई व्यक्ति 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद सिस्टम से बाहर निकलना चाहता है तो ये टैक्स फ्री नियम उसे एक बहुत मजबूत वित्तीय कुशन देता है। सरकार एक तरह से इस सेकंड इनिंग्स को प्रमोट कर रही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगी। इन सोर्सेज में एक बात और बार बार हाईलाइट की गई है कि टैक्स की भाषा को आसान बनाया जा रहा है। जैसे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे जटिल शब्दों को हटाकर अब सिर्फ टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई इन शब्दों को बदलने से
टैक्स फाइलिंग की जटिलता कम हो जाएगी, या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है? मतलब सिस्टम वही पुराना है, बस उसका नाम बदल दिया गया है। देखिए, इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझना होगा। जब कोई आम इंसान अपना टैक्स फॉर्म खोलता है और असेसमेंट ईयर 2026-27 और प्रीवियस ईयर 25-26 पढ़ता है, तो वहीं पर एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि उसे किस साल की इनकम डिक्लेयर करनी है। हाँ, वो फ्रिक्शन तो होता है। बिल्कुल। तो टैक्स ईयर शब्द उस शुरुआती फ्रिक्शन को खत्म करता है। तो हाँ, ये कोई ढांचागत बदलाव नहीं है, लेकिन ये सिस्टम को आम लोगों के लिए कम डरावना जरूर बनाता है। हालांकि इन सब राहतों के बीच एक बहुत बड़ा कैच भी है। अच्छा, वो क्या? सरकार जहां एक तरफ बुनियादी भत्तों में राहत दे रही है, वहीं ऊंचे वेतन वाले लोगों के टैक्स लूपहोल्स को पूरी तरह से बंद भी कर रही है। आप उस 7,50,000 वाले नए नियम की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे समझना बहुत जरूरी है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम और सुपर एन्युएशन में मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करता है, तो उस अतिरिक्त रकम पर जो ब्याज मिलेगा वो आप पूरी तरह से टैक्स के दायरे में आएगा। इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ। सुपर एनुएशन और पीएफ में इतना बड़ा निवेश कौन करता है? ये आमतौर पर कॉर्पोरेट लीडर्स या बहुत हाई सैलरी वाले प्रोफेशनल्स करते हैं। अच्छा। सुपर एन्युएशन एक तरह का रिटायरमेंट फंड होता है जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाती हैं। पहले क्या होता था कि ऊंचे वेतन वाले लोग अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन फंड्स में डाल देते थे, क्योंकि इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता था। ये एक बहुत बड़ी टैक्स बचाने की स्ट्रैटेजी थी। ओह, तो ये एक लूप होल था। हाँ, लेकिन अब सरकार ने एक रेखा खींच दी है। 7.5 लाख तक की सीमा आम नौकरी पेशा इंसान के लिए पर्याप्त से ज्यादा है, लेकिन जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं और इस रास्ते से टैक्स बचा रहे थे, उनके लिए अब यह दरवाजा बंद कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंसिंग एक्ट है। एक हाथ से एजुकेशन अलाउंस की राहत दी गई और दूसरे हाथ से बड़े इन्वेस्टर्स के टैक्स फ्री मुनाफे पर ब्रेक लगा दिया गया। एकदम सही। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही तार्किक मोड़ आता है। सरकार ने ये तो तय कर दिया कि पैसा कैसे कमाया जाएगा और कैसे बचाया जाएगा, लेकिन जब वो पैसा खर्च होने के लिए बैंक अकाउंट से बाहर निकलता है, तब एक नया सर्वेलेंस नेट एक्टिवेट हो जाता है। आप ट्रैकिंग की बात कर रही हैं? हाँ, और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो नया नियम आया है उसके मुताबिक क्रेडिट कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। इसके बिना बैंक आपकी कार्ड सेवाएं रोक सकते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ खरीदारी का जरिया नहीं रहा, ये सरकार का एक ट्रैकिंग डिवाइस बन गया है। इस नजरिए में सच्चाई है। इस नियम का मुख्य मकसद फैंटम इकोनॉमी यानी एक छद्म अर्थव्यवस्था को खत्म करना है। एक सेकंड, फैंटम इकोनॉमी ये कैसे काम करती है? मैं समझाता हूँ। इसे ऐसे मान लीजिए, एक व्यक्ति अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाता है कि इसकी सालाना आय 5 लाख रुपए है। ठीक है। लेकिन अगर उसके खर्चों को देखा जाए तो वो हर साल विदेश यात्रा कर रहा है, लग्जरी ब्रांड्स खरीद रहा है और उसे क्रेडिट कार्ड का सालाना बिल 15 लाख रुपए आ रहा है। बाप रे, 5 लाख की कमाई और 15 लाख का खर्च। हाँ, और ये जो 5 लाख की घोषित आय और 15 लाख के खर्च के बीच का गैप है ना, वही फैंटम इकोनॉमी है। अब तक कई लोग बिना पैन के अलग अलग बैंकों से क्रेडिट कार्ड ले लेते थे। अच्छा, तो वो सिस्टम को चकमा दे रहे थे। बिल्कुल। पैन और क्रेडिट कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करने का मतलब है कि अब खर्च का हर डेटा सीधे उस व्यक्ति की टैक्स फाइल से जुड़ जाएगा। लेकिन इसी से जुड़ा एक और नियम है जिसने मुझे सच में उलझन में डाल दिया है। सोर्सेज बताते हैं कि यूजर्स अब अपना इनकम टैक्स सीधे क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। ये एक नई सुविधा है। सुनने में ये एक बेहतरीन सुविधा लगती है, लेकिन उसी सांस में एक और नियम बताया गया है कि अगर किसी के क्रेडिट कार्ड का सालाना खर्च 10 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो वो रिपोर्ट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगी। हाँ, ये नियम भी है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपना भारी भरकम टैक्स भरने के लिए ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करे और इस वजह से उसकी लिमिट 10 लाख पार कर जाए, तो क्या वो बिना बात के शक के घेरे में नहीं आ जाएगा? क्या ये एक तरह का जाल नहीं है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सिस्टम का डिजाइन इस तरह से काम नहीं करता कि वो आंख बंद करके लोगों को परेशान करे। 10 लाख की लिमिट पार होना कोई अपराध नहीं है, ये सिर्फ एक एल्गोरिथम फ्लैग है। मतलब कोई मैनुअल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तुरंत? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट पार करती टैक्स अधिकारी पूछताछ शुरू कर देंगे। ये केवल एक डेटा मैचिंग की प्रक्रिया है। जब वो रिपोर्ट आईटी डिपार्टमेंट के पास जाती है तो उनका कंप्यूटर सिस्टम बस ये चेक करता है कि क्या ये 10 लाख का खर्च उस व्यक्ति की घोषित आय के अनुपात में है। अच्छा, तो आय से मैच किया जाता है? हाँ,
अगर टैक्स फाइल में दिख रहा है कि आय ही 30 लाख रुपए है या वो खर्च टैक्स भरने में ही हुआ है, तो एल्गोरिदम उस फ्लैग को वहीं खत्म कर देता है। ये कोई रेड नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिटल फिल्टर है जो उन लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया है जो सिस्टम के साथ खेल रहे हैं। तो जब सरकार खर्चों को इतने माइक्रो लेवल पर ट्रैक कर ही रही है, तो इसका सीधा असर वित्तीय साख यानी क्रेडिट वर्दीनेस पर भी पड़ेगा। स्वाभाविक है। और बैंकिंग रिफॉर्म्स की लिस्ट में जो सबसे पहली चीज है, उसने बैंकिंग की पूरी स्पीड को ही बदल कर रख दिया है। सिबिल स्कोर, जो पहले महीने में एक बार अपडेट होता था, अब हर 7 दिन में अपडेट होगा, यानी महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख को। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। ये तो ऐसा हो गया जैसे सिबिल स्कोर अब एक स्मार्ट वॉच के हार्ट रेट मॉनिटर जैसा हो गया है, जो हर हफ्ते किसी की वित्तीय सेहत का हिसाब देता है। हाँ, और उस स्मार्ट वॉच की तरह ये लगातार बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। पहले क्या होता था कि बैंकों के सिस्टम महीने के अंत में एक साथ बल्क डेटा सिबिल को भेजते थे। अगर किसी ने अपना पुराना लोन चुका भी दिया है तो भी उसका सिबिल स्कोर सुधरने में और नया लोन अप्रूव होने में 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ता था। तो अब प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अब बैंकों को अपने एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को इस तरह अपग्रेड करना पड़ा है कि डेटा हर हफ्ते सिंक हो। लेकिन क्या इस रफ्तार की वाकई जरूरत थी? मतलब हर 7 दिन में अपडेट? जरूरत थी, क्योंकि हम एक ट्रस्ट बेस्ड अर्थव्यवस्था से एक एल्गोरिदम बेस्ड अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कैसे? आज अगर किसी को ई-कॉमर्स साइट से तुरंत बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL वाला लोन चाहिए, तो सिस्टम 1 महीने पुराने डेटा पर भरोसा नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो अब रियल टाइम साख की मांग करती है। मेक सेंस। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या इस रफ्तार से लोगों के अंदर अपने क्रेडिट स्कोर को लेकर एक तरह की घबराहट या एंग्जाइटी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन एंग्जाइटी की बात करें तो एक नियम ऐसा है जिससे उधार लेने वालों की बहुत बड़ी एंग्जाइटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप प्रीपेमेंट की बात कर रही हैं? हाँ, फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन, कार लोन, पर्सनल या एजुकेशन लोन पर अब कोई फोक्लोजर या प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। मेरे हिसाब से ये उधार लेने वालों के लिए एक बहुत बड़ी आज़ादी है। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, सच में। पहले का सिस्टम तो बहुत अजीब था। अगर किसी के पास अचानक कहीं से पैसा आ जाए और वो अपना लोन जल्दी खत्म करना चाहे, तो बैंक उस पर उल्टा जुर्माना लगा देते थे। ऐसा क्यों होता था? इसे समझने के लिए बैंकों के बिजनेस मॉडल को देखना होगा। बैंकों की कमाई का मुख्य जरिया वो ब्याज दर का मार्जिन होता है जो वे 10 या 20 साल के लोन पर कमाते हैं। ठीक है, जब कोई ग्राहक लोन जल्दी चुकाता है तो बैंक अपना वो भविष्य का अनुमानित मुनाफा खो देते हैं। उसी मुनाफे की भरपाई वे पेनल्टी लगाकर करते थे। ओह, तो वो अपना नुकसान ग्राहकों से वसूलते थे। बिल्कुल। लेकिन नियामक संस्थाओं ने अब ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर ग्राहक फ्लोटिंग रेट पर है, यानी वो बाजार के जोखिम उठा रहा है, तो उसे अपना कर्ज जल्दी चुकाने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये ग्राहकों को कर्ज के जाल से तेजी से बाहर निकलने का रास्ता देता है। ये वाकई एक बहुत पॉजिटिव कदम है। इसी तरह बैंकिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक और बदलाव हुआ है, नॉमिनी के नियम। ये भी बहुत जरूरी था। अब बैंक अकाउंट और बैंक लॉकर में 1 या 2 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। इसे वित्तीय दुनिया में लेगेसी प्लानिंग कहा जाता है। लेगेसी प्लानिंग? हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि किसी खाता धारक के गुजर जाने के बाद सिर्फ एक नॉमिनी होने की वजह से परिवारों के बीच संपत्ति को लेकर बहुत कड़वे विवाद होते हैं। हाँ, कोर्ट केस सालों तक चलते रहते हैं। वही कानूनी कागजी कार्रवाई में बहुत समय बर्बाद होता है। 4 नॉमिनी का विकल्प देने से लोग अपने धन का प्रतिशत अलग अलग बच्चों या परिवार के सदस्यों में पहले से ही बांट सकते हैं। ये सिस्टम को पारदर्शी बनाता है और परिवारों को कानूनी उलझनों से बचाता है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। अब रोजमर्रा की बैंकिंग की बात करें तो नकद निकासी यानी कैश विड्रॉल को लेकर भी कुछ दिलचस्प बदलाव हुए हैं। सोर्सेज के मुताबिक पीएनबी ने अपनी डेली एटीएम नकद निकासी सीमा 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 कर दी है। लेकिन जो चीज ज्यादा हैरान करती है वो है एचडीएफसी का नया नियम। एचडीएफसी अब उन एटीएम विड्रॉल को भी मंथली फ्री लिमिट में गिनेगा जो बिना कार्ड के सिर्फ यूपीआई के जरिए किए जाते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। वही तो। अब सवाल यह है कि जब सरकार यूपीआई को इतना बढ़ावा दे रही है तो बैंक यूपीआई से पैसे निकालने पर लिमिट क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे बुनियादी ढांचे का अर्थशास्त्र काम करता है। मतलब
देखिए, यूपीआई का मुख्य मकसद पीयर टू पीयर डिजिटल ट्रांसफर को बढ़ावा देना है, यानी एक अकाउंट से सीधे दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना, जहां बीच में कैश का कोई काम ना हो। हाँ, फोन से फोन ट्रांसफर। लेकिन जब कोई यूपीआई का इस्तेमाल करके एटीएम से कैश निकालता है, तो बैंक को अभी भी उस कैश को प्रिंट करने, उसे वैन में डालकर एटीएम तक पहुंचाने, जिसे कैश लॉजिस्टिक्स कहते हैं, और उस मशीन को मेंटेन करने का भारी खर्च उठाना पड़ता है। ओह, तो बैंक का खर्च तो कम नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। बैंक चाहते हैं कि लोग पूरी तरह से कैशलेस लेन देन करें, इसलिए वे डिजिटल माध्यम से कैश निकालने की आदत को भी हतोत्साहित कर रहे हैं। समझ गई। और जब हर चीज पूरी तरह से डिजिटल और इंटरकनेक्टेड हो रही है, तो जाहिर है कि सुरक्षा की दीवार को भी ऊंचा करना होगा। सोर्सेज में डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर जो बात कही गई है, वो हर स्मार्टफोन यूजर को प्रभावित करेगी। आप 2FA की बात कर रही हैं? हाँ, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ ओटीपी आना काफी नहीं होगा। अब 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो गया है। आपको ओटीपी के साथ पिन, फिंगरप्रिंट या बैंकिंग ऐप का टोकन भी देना होगा। ओटीपी का जाना तो ऐसा है जैसे घर के दरवाजे पर लगी पुरानी चाबी की जगह अब बायोमेट्रिक लॉक लगा दिया गया हो। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। मैं इसे एक और तरीके से समझाता हूँ। ओटीपी पहले उस बाउंसर की तरह था जो क्लब के बाहर सिर्फ आपका आईडी कार्ड चेक करता था। अच्छा। लेकिन फिर जालसाजों ने सिम स्वैपिंग जैसी तकनीक सीख ली। हाँ, सिम कार्ड क्लोन कर लेते हैं वो। बिल्कुल। यानी उन्होंने आईडी कार्ड ही फर्जी बना लिया और आपके फोन पर आने वाला ओटीपी हैकर्स के पास जाने लगा। अब 2FA का आना ऐसा है जैसे वो बाउंसर आईडी कार्ड देखने के बाद आपसे एक ऐसा सीक्रेट सवाल भी पूछे जिसका जवाब सिर्फ आपको और बैंक को पता है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट या पिन। वाओ, ये तो काफी सॉलिड सिक्योरिटी हो गई। हाँ, एक तेज डिजिटल इकोनॉमी में जहां हर हफ्ते सिबिल अपडेट हो रहा है और लाखों के ट्रांजैक्शन सेकंड्स में हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा फ्रिक्शन सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो हुई डिजिटल नेटवर्क पर रफ्तार और सुरक्षा की बात। अब आते हैं फिजिकल नेटवर्क पर। नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। अब पेमेंट सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही होगा। इससे सफर काफी तेज हो जाएगा। हाँ, टोल प्लाजा पर लगने वाला लंबा जाम और छुट्टे पैसे की जद्दोजहद अब इतिहास बन जाएगी। लेकिन जब सफर की बात चली ही है, तो सोर्सेज में ट्रेन टिकटों को लेकर जो नए कैंसिलेशन नियम है, वे मुझे बहुत ही कठोर लगे। उनमें क्या बदलाव हुए हैं? रेलवे ने नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। अगर कोई 8 घंटे से कम समय पर कंफर्म टिकट कैंसिल करता है, तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। बाप रे। हाँ, पहले ये लिमिट 4 घंटे हुआ करती थी। अगर कोई 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल करता है, तो आधा पैसा ही वापस मिलेगा, और 24 से 72 घंटे के बीच कैंसिल करने पर 25% की कटौती होगी। ये काफी बड़ा जंप है। वही तो मैं यहाँ पुशबैक देना चाहूंगी। एक आम मुसाफिर जिसे शायद किसी मेडिकल इमरजेंसी या अचानक आए काम की वजह से अपना सफर आखिरी पल में कैंसिल करना पड़े, क्या उसके लिए ये एक बहुत बड़ी सजा नहीं है? रेलवे इतने सख्त पेनल्टी टियर्स क्यों लागू कर रहा है? देखिए, एक आम यात्री के नजरिए से ये वाकई बहुत निर्दयी लगता है, लेकिन अगर इसे रेलवे के ऑपरेशनल नजरिए से देखा जाए तो कहानी कुछ और ही है। इसे सीट यील्ड मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब ये जानबूझकर किया गया है? हाँ, भारत में ट्रेनों की बल्क बुकिंग करने वाले एजेंट्स का एक बहुत बड़ा नेक्सस या कह लें कार्टेल काम करता है। ओ, जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं। बिल्कुल। ये लोग शायद जाना पड़े कि सोच के साथ कई फर्जी नामों से सीटें ब्लॉक कर लेते हैं। जब आखिरी समय पर उन्हें ग्राहक नहीं मिलते तो वो टिकट कैंसिल कर देते हैं। इससे होता यह है कि ट्रेन खाली चली जाती है, जबकि वेटिंग लिस्ट वाले असली यात्री स्टेशन पर खड़े रह जाते हैं। ओह, तो ये उनके लिए है। हाँ, इन 8, 24, 72 घंटे वाले सख्त नियमों का मकसद इस पूरे कार्टेल को तोड़ना है। रेलवे ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर किसी को सफर नहीं करना है तो वो 24 घंटे पहले टिकट छोड़ दे, ताकि एल्गोरिदम उस सीट को किसी जरूरतमंद वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को अलॉट कर सके। तो ये सिर्फ पेनल्टी नहीं है, बल्कि सिस्टम के बिहेवियर को बदलने की एक कोशिश है। एग्जैक्टली। ये सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है। इन सभी सोर्सेज पर इतनी लंबी चर्चा करने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि ये पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर इन सभी बदलावों का एक निचोड़ निकालना हो, तो वो क्या होगा?
अगर इन सभी नोटिफिकेशंस और नियमों का एक पैटर्न देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था में बदल रहा है जहां अदृश्यता यानी इनविजिबिलिटी अब मुमकिन नहीं है। आप छिप नहीं सकते। बिल्कुल। ये नया वित्तीय वर्ष 3 प्रमुख स्तंभों पर खड़ा है। पहला, अत्यधिक पारदर्शिता, जहां आपका पैन आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है। दूसरा, रियल टाइम साख, जहां आपका सिबिल हर हफ्ते आपका आकलन कर रहा है। और तीसरा, एल्गोरिदम आधारित सुरक्षा, जहां 2FA से लेकर टैक्स के 10 लाख वाले फ्लैग तक सब कुछ मशीनें तय कर रही हैं। सिस्टम अब किसी भी चीज को मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए नहीं छोड़ रहा है। इन सभी सोर्सेज को गहराई से देखने के बाद ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। आज ये बात पूरी तरह से साफ है कि हर खर्च, हर क्रेडिट स्कोर अपडेट, हर टैक्स का लेन देन, हर डिजिटल पेमेंट और यहाँ तक कि नेशनल हाईवे पर हर यात्रा रियल टाइम में ट्रैक हो रही है। हाँ, हर चीज का डिजिटल फुटप्रिंट बन रहा है। ये सब सुविधा, स्पीड और सुरक्षा के नाम पर हो रहा है और काफी हद तक ये सिस्टम को साफ सुथरा बनाने के लिए जरूरी भी है। लेकिन इस अभूतपूर्व सुविधा की कीमत क्या है? यही वो सवाल है जो सबसे अहम है। आज सिस्टम के पास किसी भी व्यक्ति के वित्तीय जीवन का 24 घंटे का लाइव MRI स्कैन मौजूद है। हर धड़कन, हर लेन देन दर्ज हो रहा है। बिल्कुल। इन सभी स्रोतों को देखकर एक बात साफ है, अब हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हर गतिविधि ट्रैक हो रही है। तो क्या वित्तीय निजता यानी फाइनेंशियल प्राइवेसी पूरी तरह से एक बीते कल की बात बन जाएगी? जब हर छोटी बड़ी गतिविधि डेटा के एक विशाल समुद्र में एक निशान छोड़ रही है, तो क्या एक आम इंसान के पास ये चुनने का अधिकार बचेगा कि वो सिस्टम की नजरों से बाहर रह सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को खुद विचार करना चाहिए। क्या हम इस नई व्यवस्था के लिए पूरी तरह तैयार हैं? सोचने वाली बात है। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए शुक्रिया।